जय हिंद। नमस्कार साथियों, गजब सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, सशस्त्र बलों के लिए न्याय की लगाई गुहार। पीसीडीएस से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की पेंशनर्स को चेतावनी। जानिए पूरा मामला क्या है वो समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे ईसीएचएस कार्ड में कैंसिलेशन पर अब नई अपडेट आई है, लाभार्थियों के लिए जानना जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे जनवरी 2025 से नई पेंशन चार्ट जारी हो चुका है, जाने पूरी डिटेल। तो चारों अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे साथियों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, डोंट ड्रैग आर्मड फोर्सेज पर्सनल इन अननेसेसरी लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और उनके परिवारों को अनावश्यक कानूनी लड़ाइयों में न घसीटा जाए। अदालत ने इस मुद्दे पर नीति हस्तक्षेप की मांग की ताकि ऐसे मामलों को सुलझाया जा सके और सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी सेवा के बाद अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने 30 साल सेवा दी, उन्हें हाइपोटेंशन और डायबिटीज के कारण डिसेबिलिटी पेंशन मिली। हालांकि सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि जो लोग देश की सेवा करते हैं उन्हें अदालतों में घसीटना अनुचित है। और आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह भी दोहराया कि यह पहले ही सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले लोग कम हैं और उन्हें बार बार ऐसे मामलों के लिए अदालत में बुलाना उनकी सेवा के प्रति असम्मानजनक है। अदालत ने जोर देकर कहा कि आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी की स्थापना का उद्देश्य यही था, ऐसे विवादित केस वहीं सुलझाए जाए। इसके अलावा कोर्ट ने दिसंबर में एक सैनिक की विधवा को न्याय दिलाने के लिए 50,000 रुपए और जुर्माना लगाया था केंद्र सरकार और भारतीय सेना पर। अदालत ने इन मामलों में सरकार के कठोर और असंवेदनशील रवैये की निंदा की और इन आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आंतरिक तंत्र या मैकेनिज्म स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह फैसला सशस्त्र बलों के कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है दोस्तों, इसको पूरा पढ़ें, जिसका मैंने आपको हिंदी में इसका सारांश में आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा है इस फटकार से सरकार की समझ में आएगी और आगे ऐसी कार्रवाई से जरूर बचेगी दोस्तों। अब बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद स्वीकार की गई या नहीं, कंफर्म करना जरूरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजन कुमार ओआईसी डीपीसीसी ने ये बताया है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेंशनर्स नवंबर और दिसंबर 2024 में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया और सफलता पूर्वक सबमिशन का संदेश भी उनको मिल चुका। स्पर्श पोर्टल के ने बाद में उनके सर्टिफिकेट को अस्वीकार कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट के कारण उन्हें सूचित नहीं किया गया, जिससे वे इसे फिर से जमा नहीं कर पाए। तो अस्वीकृत के कारण या तो आपका आधार नंबर में गलती है, पुराने वर्ष में जो एमएलसी उपयोग करना था उसमें स्पर्श से पेंशन लेने के बावजूद लाइफ सर्टिफिकेट में पीडीए को बैंक के रूप में दर्ज करना, स्पर्श पीपीओ नंबर के बजाय पुराने एपीपीओ पीपीओ नंबर का उपयोग कर देना। जो भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट करते हैं तो उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर आपने वहां पर नंबर डालने होते हैं। तो कई पेंशनर्स जो उनको पुराना पीपीओ है उसका नंबर डाल देते हैं, इसलिए भी रिजेक्शन हो जाता है। और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के विकल्प एसबीआई एपीआई के माध्यम से किसी भी स्टेट बैंक शाखा में आप जमा कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सही आधार नंबर सुनिश्चित करें, 12 अंकों का नवीनतम स्पर्श पीपीओ नंबर और पीडीए दर्ज करें। एमएलसी हर साल स्पर्श पोर्टल के डाउनलोड करें और सही जानकारी के साथ अपलोड करें। सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद 7 से 10 दिन बाद यह सुनिश्चित करें कि स्पर्श पोर्टल द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है और हेल्पलाइन नंबर जो दिया है 1800180535 उस पर संपर्क करें। यदि सर्टिफिकेट अस्वीकार हो तो सही तरीके से पुनः उसको जमा करें दोस्तों। ये जानना बहुत जरूरी है और इसको आप जरूर सुनिश्चित करें, आगे पेंशन रुकने की कोई संभावना नहीं रहेगी दोस्तों। अब अगली अपडेट में दोस्तों, जैसे आप एक लेटर देख पा रहे हैं ईसीएचएस के द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अंदर कई पेंशनर्स की ये शंका है और दुविधा भी है कि क्या वो ईसीएचएस जो मेंबर हैं वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो वर्तमान में ईसीएचएस मेंबर हैं वो अपना कार्ड कैंसिलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कई सारी चीजें इस लेटर ने यहाँ पर क्लियर की हुई हैं। इसके अंदर बताया गया है कि 2003 के बाद जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको ईसीएचएस अनिवार्य है, यानी कि ईसीएचएस जो कार्ड है वो उनके लिए अनिवार्य है। 2003 से पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए वैकल्पिक है, यानी कि वो ईसीएचएस कार्ड भी ले सकते हैं। यदि उनको ईसीएचएस कार्ड की सुविधा नहीं चाहिए तो
वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA की सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज यहाँ पर क्लियर की गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई लेटर का यहाँ पर MOD का जो लेटर था उसके द्वारा भी इसमें रेफरेंस दिया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि यदि जीवन साथी यानी कि स्पॉज अन्य सरकारी संगठन या किसी विभाग में वो कार्य कर रही है, वहां पर उनको मेडिकल सुविधा मिलती है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट सर्विस में है उनको CGS की सुविधा है, तो उस कंडीशन में आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं उसमें। और दूसरा कंडीशन, यदि ECHS लाभार्थी किसी अन्य सरकारी संगठन में स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में जो ECHS लाभार्थी है किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय उसको मिल गया है, यदि वहां पर उसको कोई दूसरी सुविधा लेना है, उसने CGHS में जाना है तो वो कर सकता है। और मौजूदा ECHS के तहत यदि कोई व्यक्ति फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना चाहता है तो वह ECHS लाभार्थी या उनके जो आश्रित हैं के द्वारा वो नहीं लिया जा सकता। ये यहाँ पर क्लियर किया दोस्तों। तीसरा, जो अस्थायी रूप से ECHS से बाहर कैसे निकलते हैं, कुछ टाइम के लिए यदि आप ECHS की सेवा नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है, आप कुछ दिनों के लिए उससे बाहर रह सकते हैं और दोबारा उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो एक ऑर्डर है, दिशा निर्देश 15 जून 2022 का एक लेटर है, उसको आप रेफर करेंगे तो वहां पर आपको सारा कुछ दिया गया है। चौथे में बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट लेबर ने 6 जनवरी 2025 को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए, जिसके अंतर्गत देखा आपने कि नवंबर महीने में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अक्टूबर में 144.5 था, नवंबर में भी 144.5 रहा, अर्थात दिसंबर के आंकड़े भी इतने ही आते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 3% की बढ़ोतरी आपकी जनवरी से होगी, जो कि आपकी टोटल आपको DR 56% हो जाएगा। वर्तमान में 53% है, जनवरी से 56% होने की प्रबल संभावना है। और यदि ऐसे में आपका 3% DR बढ़ता है तो आपकी पेंशन किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे, जनवरी 2025 3% DR बढ़ोतरी के साथ नई पेंशन चार्ट बनाई गई है, जो कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक की है। यहाँ पर आप देखें सिपाही 17 साल, ये कॉलम देखें OROP 3 में जो आपकी वर्तमान में मिल रही है वो है 53% में आपका DR इतना था, 56 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका। और कितनी इंक्रीज हुई पर मंथ इसमें दिखाया गया। टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी जनवरी से वो यहाँ पर आपका दिखाया गया है। इसी तरह से आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर हैं तो आपका इस कॉलम में दिखेगा OROP 3 का 53% DR कितना था, ये है 56 में इतना बनेगा। पेंशन इंक्रीज कितनी हुई, इतना होगा। टोटल पेंशन आपकी बनेगी इस कॉलम में दिखेगा। और जो ये पॉइंट आप देख पा रहे दोस्तों, ये कैलकुलेशन के आधार पर निकला है। यदि ये पॉइंट 68 है तो आप यहाँ पर 19154 कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ में आप देख सकते हैं। तो जहां पर भी आपका रैंक है, जिस कॉलम में आप यदि सर्विस पेंशनर्स हो इस तरफ देखें, फैमिली पेंशनर्स हो तो इस तरफ देखें और अपनी सही पेंशन की जानकारी यहां से आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।